नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और आज आप सभी के लिए एक नया पाठ लेकर के आया हूं। पाठ का नाम है समास परिचय। अब देखिए, पाठ ही इतना इंपॉर्टेंट है समास की आपके सभी परीक्षाओं में आता है। और सामान्य जानकारी रखने वाला भी, आप अगर कहेंगे ना कि संस्कृत पढ़ता हूं मैं, तो आपसे प्रश्न पूछ देगा, अच्छा समास आता है आपको, जरा बताइए इसमें कौन सा समास है या कैसे हुआ है, इसका विग्रह क्या है। इन सब बातों को वो कोई भी पूछ सकता है और परीक्षाओं में तो आता ही आता है। तो चलिए इस पाठ को आज पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पाठ कैसे है। आज हम सिर्फ समास का परिचय पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, और इसके बाद हम एक एक पाठ लाएंगे जिसमें एक समास को पकड़ के अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज के पाठ को देखते हैं। हाँ, अब अगर आपके पास ये पाठ आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भाई समास कहते किसे हैं। तो कहीं भी एक ही बात कही जाती है, समसनम समासः, अर्थात इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, संक्षेपण करना अर्थात संकुचन करना ही समास कहलाता है। अब ये परिभाषा थोड़ी बहुत हमें समझ में नहीं आती है, तब एक सरल परिभाषा बनाई जाती है। अनेक पदों को एक पद में कहना। सामान्य यही सब समास का अर्थ है कि समास है क्या, तो अनेक पद होते हैं और उन सभी पदों को अगर आप कोई एक ट्रिक लगा करके, कोई नियम लगा करके, किसी नियम के द्वारा एक पद में कहने लगे हैं तो वही समास कहलाता है। और जो पद नया बनता है, जैसे ये बहुत सारे पद हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 पद हैं। अब इन चारों पदों को आपने किसी एक नए पद को बना करके यहाँ एक नया वर्ड बनाया और ये नाम आपने दे दिया कि भाई इन चारों को बताने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो नया पद बना है यही समस्त पद कहलाता है। और ये जिस प्रक्रिया से बना है उसे हम समास कहते हैं। तो समास का अर्थ यही होता है कि अनेक पदों का एक पद होना, कई सारे शब्दों का एक शब्द में समाहरण कर लेना ही समास कहलाता है। उसे ही यहाँ पे कहा गया है समसनम समासः, अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। चलिए, अब आप समास कहते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, उसको कहते हैं राजपुरुष। देखिए यहां पे 2 पद थे, ये पहला और ये दूसरा। इन 2 पदों को प्रयोग में लाने से अच्छा था इन 2 पदों का प्रयोग हो, इससे अच्छा एक नया एक क्या गया, एक नियम बनाया गया समास का, और इनका संक्षेपीकरण करके अब सिर्फ एक पद बोला जाता है, वो क्या है, राजपुरुष। तो यही है समास की जो परिभाषा हमने बनाई है, अनेक पद, एक से अधिक पदों का एक पद में ही कथन कह लेना ही समास कहलाता है। यहां दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सीता च रामश्च, 2 लोग हैं, 3, देखिए 1 पद 2 पद, इन 2 पदों को इन्हें तीसरा और चौथा भी मान सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं भी मानेंगे तो 2 लोग तो हैं ही भाई, 2 पद तो हैं, राम और सीता। अब इन 2 पदों को एक पद में कहने के लिए आपने क्या कह दिया, सीता रामौ। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है न सत्यम असत्यम, न सत्यम असत्यम। अब न सत्य, 2 पद हैं और आप कहना भी एक नया पद चाहते हैं कि भाई न सत्य कहना थोड़ा सा लॉजिकली अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी फील नहीं आ रही, तो आप क्या कहेंगे, असत्य। ये भी एक नया पद बन गया। ऐसे ही चंद्र इव मुखम, अब आप किसी को कहें अरे भाई आप चंद्र इव मुखम है, आपका थोड़ा सा मजा नहीं आया, लेकिन आप कहें अरे आप तो चंद्रमुखम है, चंद्र इव मुखम, आप तो चंद्रमुखी हैं, तो इन सब में क्या हुआ, थोड़ा सा फील भी आने लगा और इतने अलग अलग वर्ड्स आपको यूज करने नहीं पड़ेंगे। इसलिए समास बहुत ही आवश्यक होता है। हम कहते हैं ना कि 100 सुनार का और 1 लोहार का, तो ये 100 सुनार वाले वर्ड्स यूज करने से अच्छा होता है 1 लोहार का वर्ड यूज करो और आपकी सारी बातें कही भी जा सके। तो ठोस बातों को रखने के लिए, अनेक पदों को एक पद में बनाने के लिए हमें समास की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, अब जब आप समास पढ़ते हैं तो समास को पढ़ते वक्त बहुत सारे ऐसे
टेक्निकल टर्म्स आते हैं जो आवश्यक होते हैं। तो चलिए कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम समास के भेद आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो टेक्निकल टर्म्स में आप देखेंगे ना, तो आप लोग से लोग कहते हैं भाई जरा ये बताना कि विग्रह वाक्य क्या है। जैसे ये आपके एग्जाम्पल्स है, तो इन्हीं में कुछ विग्रह वाक्य है और कुछ समस्त पद है। तो अब विग्रह वाक्य क्या है और समस्त पद क्या है देखते हैं। तो विग्रह वाक्य, समस्त पद में विद्यमान भाव एवं समास को दर्शाने के लिए एक वाक्य प्रयोग में आता है, और वही वाक्य क्या कहलाता है, आपका विग्रह वाक्य प्रयोग कहलाता है, विग्रह वाक्य। अब विग्रह वाक्य कैसे भाई, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये विग्रह वाक्य यही देखिए आपको अब ये है आपका समस्त पद। चलिए ये एक परिभाषा और लिख लेते हैं, समस्त पद समस्त पद समास होने के उपरांत बना हुआ नया शब्द। समस्त पद कहलाता है। अर्थात समास आपने कर दिया, किसी भी प्रकार का समास कर दिया, और समास के जब रूल्स रेगुलेशन जितने भी नियम थे वो सब लग गए हैं, और उनके बाद जो नया वर्ड बन के आया है वो क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, चंद्र इव मुखम। तो अब देखिए चंद्र मुखम जो हो गया यह समस्त पद है, और इसी समस्त पद में कौन सा भाव है, अर्थात इसका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, चंद्रमुखम में क्या कहना चाहता है, आप अपने वाक्यों में क्या उस शब्द के द्वारा क्या बताना चाहते हैं वो भी बताया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ कौन सा समास हुआ है ये भी पता चल जाता है। कब, विग्रह वाक्य के द्वारा। तो यही है सामान्यतः विग्रह वाक्य। और वस्तुतः विग्रह वाक्य दो प्रकार का होता है, एक होता है लौकिक विग्रह वाक्य और एक होता है अलौकिक विग्रह वाक्य। हम सब जितने भी विग्रह वाक्यों को यहाँ दिखा रहे हैं वो सब लौकिक विग्रह वाक्य हैं। लौकिक का अर्थ ही होता है लोक में, हम सबके व्यवहार में प्रयोग में आने वाला विग्रह वाक्य लौकिक विग्रह वाक्य। अलौकिक क्या है भाई, तो अलौकिक ऐसे विग्रह वाक्य जो हमारे या आपके व्यवहार में नहीं आते हैं, किंतु व्याकरण की जब प्रक्रिया होती है तो वहां प्रयोग में आते हैं। जैसे अब मान लीजिए भाई ये चंद्र होता है, चंद्र इव मुखम, यहां भी एक विभक्ति लगी हुई है, यहां भी एक विभक्ति लगी हुई है, और हमें पता है कि विभक्तियों को दर्शाने के लिए प्रत्यय आते हैं, सुबादि प्रत्यय, सु औजस अम औजस इत्यादि। अब इन्हीं को, इनमें जो विभक्तियां लगी हैं उनको अलग अलग, जैसे चंद्र में कौन सी विभक्ति लगी है, मुख में कौन सी विभक्ति लगी है, अलग अलग दिखाया जाता है, बाद में विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। वो थोड़ी व्याकरण की जटिल प्रक्रियाएं हैं। तो वो जो वाक्य होता है वो विग्रह वाक्य, अलौकिक विग्रह वाक्य होता है, और हम जो ये यूज में लाते हैं वो लौकिक विग्रह वाक्य होता है। चलिए अब आप समास करते हैं तो एक और पद आपको सुनाई देगा, पूर्व पद और उसी के साथ साथ उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। भाई पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, तो देखिए जब भी समास होता है तो कम से कम दो पदों में होगा। ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। अब इन दो पदों का समास होकर के तीसरा नया पद बनता है। ठीक है, अब आप इमोजीज देख करके परेशान मत होइएगा, पद क्या है भाई, अपने आप में किसी को दर्शा रहे हैं, तो मैंने ऐसे एक आकृति बना दी। चलिए अब
जब नया पद बनेगा तो इस नए पद को बनाने के लिए दो चीज लोगों की आवश्यकता पड़ी, एक ये पहला वाला और एक ये दूसरा वाला। तो इसको हम कहते हैं, जो पहले वाला होता है उसे हम नाम देते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, और जो बाद में आया होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। तो अभी आप लोग जब समास पढ़ेंगे तो कहा जाएगा कि इस समास का ये लक्षण हो जाता है, या इस समास को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पूर्व पद प्रधान होता है, इस समास में को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि यहाँ उत्तर पद प्रधान होता है, किसी समास को आप ऐसे पहचानेंगे कि कोई अन्य पद प्रधान होगा। हाँ भाई, अन्य पद क्या है? अब देखिए, चलिए अन्य पद भी लिख लेते हैं। अन्य पद, अन्य पद क्या है भाई? विग्रह वाक्यों से, विग्रह वाक्य में आए हुए पदों से अतिरिक्त पद को अन्य पद कहते हैं। पदों से अतिरिक्त पद को विग्रह वाक्य कहते हैं। सॉरी, अतिरिक्त पद को आप क्या कहते हैं भाई? अतिरिक्त पद को आप अन्य पद कहते हैं। विग्रह वाक्य तो विग्रह वाक्य हमने देख ही लिया था। अतिरिक्त जो पद आ जाता है, मान लीजिए अभी एक बार हम देख लेते हैं, अतिरिक्त पद को आप क्या कहेंगे? अन्य पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका चंद्र इव मुखम, तो यह एक विग्रह वाक्य हुआ, और इस विग्रह वाक्य में ये दो पद आपको सुनाई दे रहे हैं। राज्ञा पुरुष है, यहां भी आपको दो वाक्य सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, दो पद सुनाई दे रहे हैं। तो ये दोनों क्या है? इनमें एक पूर्व पद है, एक उत्तर पद है, इसमें भी एक पूर्व पद है, एक उत्तर पद है। किंतु कुछ ऐसे भी समास आएंगे जहां ये दोनों नहीं दिखाई देंगे, अन्य पद की प्रधानता होती है। इनसे अतिरिक्त किसी थर्ड पद को मान लिया गया, तो वही इन दोनों से अतिरिक्त अगर आ गया तो वो अन्य पद कहलाता है। विग्रह वाक्य में जिस वाक्य पद का प्रयोग नहीं किया गया है वो अन्य पद है। चलिए, ये भी अभी आपके पास आएगा कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जो बहुव्रीहि समास होता है वो अन्य पदार्थ प्रधान होता है, अर्थात इन विग्रह वाक्यों से उसका कोई संबंध नहीं होता है। यह जो विग्रह वाक्य है इन्हीं में से किसी की प्रधानता नहीं होती है, वो किसी जो समस्त पद अब इन दोनों के द्वारा बनेगा विग्रह वाक्य, ये जो विग्रह वाक्य होंगे ये किसी अन्य को, दूसरे को द्योतित करते हैं। तो अभी उनको देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, समास कितने प्रकार के होंगे, इसमें आपको कई जगह फंसाया जाएगा। अब समास कितने प्रकार के हैं, इसके लिए आपको कई बार फंसाया जाएगा। और कैसे फंसाया जाएगा? तो कुछ लोग कहेंगे कि समास 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कुछ लोग कहेंगे समास 5 प्रकार का होता है। कुछ कहेंगे समास 6 प्रकार का है। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि समास जो है वो 7 प्रकार का भी है। और सभी अपनी अपनी बातों को प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, 6 नाम तो मैं ही आप लोगों को यहां दिखा सकता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नाम तो मैं नहीं दिखा दिए। और इनके बाद भी एक समास होता है, केवल समास। वह किसी समास विशेष के अंतर्गत, किसी समास विशेष के अंतर्गत नहीं आता, वहां सिर्फ समास हुआ, आप नाम नहीं देंगे कौन सा समास है, वो केवल समास। तो 7 नाम तो मैं ही दिखा दिया आपको। अब कोई गलत नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार का मानते हैं वो क्या कहते हैं कि यही जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 प्रकार के समास है। तो भाई अन्य समास कहाँ गए? तो इसी के अंतर्गत आ जाते। जो 5 प्रकार का मानते हैं वो कहते हैं ये 4 है ही और एक ही है केवल समास, 5 हो गए।
जो 6 प्रकार का मानते हैं वो इन 6 को मान लेते हैं, और जो 7 प्रकार का मानते हैं वो इन 6 को मान के 21 को मान लेंगे, 7 हो जाएगा। आपसे कोई पूछे तो आप 4 प्रकार भी बता सकते हैं, 5 प्रकार भी बता सकते हैं। अब ये समस्या है कि वो क्या मानना चाहता है, तो ये अगले पे है। लेकिन समासः पंचधा भी कहा जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में, और अन्य जगह पर समासः चतुर्धा भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारी किताबों में 10वीं तक में अगर हम पढ़ते हैं तो 4 प्रकार का ही बताया गया है। चलिए अब देखिए समास के भेद कौन कौन से भाई, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब ये जो तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है कर्मधारय समास और एक होता है द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु इसके 2 अवान्तर भेद है, अंदर जाकर के भेद है। चलिए अब एक एक को पढ़ते हैं। अव्ययी भाव, ये अव्ययी भाव समास। तो अब हम जब पढ़े थे कि विग्रह वाक्य जो होता है तो वहां 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो कहता है प्रायेण, प्रायशः, प्रायेण पूर्व पद प्रधानः, प्रायेण पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः। अव्ययी भाव अर्थात अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें जो पूर्व और उत्तर पद 2 पदों का नाम हमने दिया था, उसमें पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, मेन होता है। अर्थात जो समस्त पद होता है वो किसको जोड़ देता है, तो वो जो समस्त पद होता है उसमें जो 2 वाक्य थे पूर्व और पद थे, उनमें से उनसे बना हुआ जो समस्त पद है वो किसी पूर्व पद जो है उनको विद्यमान ज्यादा बताता है, मतलब उसकी प्रमुखता हो जाती है। चलिए अब कहता है सामान्यतः अव्ययों के साथ ही समास होगा। अव्ययों का दिखाई देना संभव है, अर्थात जितने भी समस्त पद बनेंगे ना उन समस्त पदों में आपको अव्यय जरूर दिखाई देंगे। सामान्यतः कहीं विशेष हो जाए तो वो अलग की बात है। चलिए अब देखिए जो समस्त पद बनता है, समस्त पद जो होता है वह नपुंसक लिंग में ही रहता है। नपुंसक लिंग में होगा समस्त पद जो बनेगा। अब आप समास करेंगे भाई, 2 पदों को 1 पद करेंगे तो वहां जो समास बन करके आएगा वह कैसा होगा, नपुंसक लिंग में ही आपको दिखाई देगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एग्जांपल जैसे यथाशक्ति, अगर आप इसका विग्रह वाक्य करते हैं तो क्या बनेगा, शक्तिम अनतिक्रम्य। देखिए शक्तिम अनतिक्रम्य यह विग्रह वाक्य है, ये जो इस साइड के हैं ये सभी विग्रह वाक्य हैं। विग्रह वाक्य और ये आपके जो हैं ये समस्त पद हैं। अब देखिए आपके इस सभी समस्त पदों में हर जगह आप देखिए यहां भी अव्यय दिख रहा, यहां निर ये भी अव्यय, उप ये भी अव्यय, प्रति यहां भी ये भी अव्यय और पर ये भी यहां अव्यय, पर ये भी अव्यय। चलिए साथ ही साथ एक और हमने जो देखा था नपुंसक लिंग, तो ये पद भी नपुंसक लिंग में है, यहां म सुनाई देना नपुंसक में है, नपुंसक में है, नपुंसक में है, नपुंसक लिंग। अब जो प्रधानता की बात है वो भी प्रधान कैसे हुआ, तो देखिए शक्तिम अनतिक्रम्य, आपने बोला विग्रह वाक्य अर्थात शक्ति में ही अंडर में, उसको क्रॉस करके आप कोई काम नहीं करे, कहते हैं भाई यथाशक्ति कर देंगे, मतलब जितना हो सकेगा उतना कर देंगे। इसका क्या अर्थ हुआ कि यथा के द्वारा इस अनतिक्रमण को बताया जा रहा है और यही यहाँ पे प्रधान है। ऐसे ही विघ्नानाम अभाव, विघ्नों का अभाव है,
और ये जो अभाव पद है वो किसके द्वारा बताया जा रहा है, निर के द्वारा, और यहाँ निर न बोला जाए तो अभाव का पता नहीं चलेगा, इसलिए निर जो है यहाँ पे प्रमुख है और ये पूर्व पद है, तो प्रायेण पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जो सामान्यतः पूर्व पद वाला प्रधान रहता है अव्ययी भाव, और साथ ही साथ ये नपुंसक लिंग में भी आता है। चलिए, ऐसे ही उपगंगम, गंगा के समीप, समीप इस पद को दर्शाने के लिए, इस अर्थ को बताने के लिए उप नामक अव्यय का प्रयोग करेंगे, और जब आप उप अव्यय का प्रयोग करेंगे तो बनेगा उपगंगम। पूर्व में आप देखिए अव्यय दिखाई दे ही रहा है, साथ ही साथ आपको ये नपुंसक लिंग में दिखाई दे रहा है, और नपुंसक लिंग के साथ साथ यहाँ प्रधानता भी उप की ही है। चलिए, अक्षणों प्रति, अक्षणों के सामने, आँखियों के सामने, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्षम, और जो आंखों के परे में हो रहा हो उसे हम कहते हैं परोक्ष। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष ये भी अव्ययी भाव के ही एग्जाम्पल है। चलिए, दूसरा समास देखते हैं, तत्पुरुष समास। अभी हमने जो ये अव्ययी भाव में निकाला था ना, प्रायेण पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, इससे जस्ट उल्टा हो जाता है तत्पुरुष। तत्पुरुष क्या कहता है भाई, उत्तर पद प्रधान, अर्थात अगर आपको तत्पुरुष समास जानना है तो यहाँ इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब उत्तर पद क्या है, तो ये दो पद हैं, तो इनमें ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया, और यहाँ प्रधान कौन है भाई, तो पूर्व पद और उत्तर पद में, तो यहाँ उत्तर पद की प्रधानता है। क्लियर। चल, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि इससे पहले जो था वो सब अव्यय के रूप में आ रहे थे और ये सब नपुंसक लिंग में बन रहे थे। यहाँ विशेषताओं में अंतर आ सकता है, यहाँ विभक्तियां बनती हैं और दो पद होते हैं तो पदों के अनुसार विभक्तियां भी लगेंगी। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि विभक्ति वाले समास भी यहाँ होते हैं। विभक्ति वाले समास भी होते हैं। अब विभक्ति वाले समास कैसे होते हैं अभी देखते हैं। चलिए, तो ये तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, पूर्व पद और उत्तर पद में उत्तर पद की प्रधानता हो। यहाँ इसके भेद में विभक्ति तत्पुरुष आदि भी दिखाई देते हैं। यहाँ नए तत्पुरुष भी आपको दिखाई देगा, नौ वाला नए तत्पुरुष भी आपको दिखाई देगा। नए तत्पुरुष भी पुरुष वाले समास भी होते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा। एग्जाम्पल्स देखते हैं और इनके साथ हम लोग थोड़ा करते हैं। शरणम आगतः। अब देखिए, शरणम आगतः, शरणम जो है यहाँ द्वितीय विभक्ति है, आगतः बनता है शरणागतः। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, ये द्वितीय तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। और यहाँ पहला पद है और ये उत्तर पद है, मतलब ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। अब इन दोनों पदों में देखा जाए तो शरणागत में एग्जाम्पल क्या, आया हुआ जो है वह कोई विशेष पुरुष होगा और उसी की प्रधानता है, तो उत्तर पद ही यहाँ प्रधान है। धने न हीन, हाँ हीन है भाई, किस से, धन से। तो मुख्य क्या है, हीनता है, धन से या अन्य किसी भी चीज से हो सकता है क्या बेसिकली, हीन है। तो प्रधान क्या है, उत्तर पद बन गया धनहीन। दा यहाँ तृतीय तत्पुरुष हो गया, द्वितीय यहाँ हो गया तृतीय, ठीक है। यहाँ है दानाय पात्रम, ये पात्र है, मुख्य है पात्र। अब किसके लिए है ये आप फिक्स कीजिए, तो दान के लिए है भाई, ठीक है भाई, दान के लिए, लेकिन मुख्य क्या है, पात्र होना। पात्र नहीं है तो फिर दान के लिए रखिए, किसी भी चीज के लिए कोई फायदा नहीं है। तो उत्तर पद प्रधान हो गया। यहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ऐसे ही नराणाम पति ही नरपति ही, पति है वो प्रमुख है, किसका, नरों का। तो पति यहाँ पे प्रमुख है, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। ऐसे ही सभायाम पंडित, सभा पंडित, पंडित है भाई, कहाँ का, तो सभा का या कहीं का भी होगा। बेसिकली मुख्य बात क्या है, तो पंडित होना उसका विद्वान होना, उसकी विद्वता है।
सभा पंडित, और वैसे ये व्यंग के रूप में भी प्रयोग में आता है। सभा पंडित कह के लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। चले, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है। ये हमने सामान्यतः तत्पुरुष का परिचय देखा। आइए अब जो हमने यहाँ देखा था ना, इसमें देखिए तत्पुरुष जो था, इस तत्पुरुष के दो भेद थे। कौन कौन से भाई? कर्मधारय और द्विगु। तो द्वंद्व समास पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा परिचयात्मक रूप में कर्मधारय और द्विगु को भी जानना अनिवार्य है। तो कर्मधारय क्या है? तो इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। देख, बात वही है, इसके भी उत्तर पद ही प्रधान होगा, किंतु होता क्या है कि अलग अलग विभक्तियां नहीं होंगी, दोनों विभक्तियां समान होंगी। जैसे आप देखिए, नीलम उत्पलम समान है, घनः श्यामः ये भी समान है, रक्तः पीतः ये भी समान है भाई। चलिए अब वही कह रहा है, इसके तीन स्वरूप होते हैं। कब इसके तीन कंडीशंस है, तीन तरह से ये हो सकता है। कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य। अब देखिए, पूर्व पद उत्तर पद है और कर्मधारय के तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला पद क्या है? ये दो पद है, तो इन दो पदों में कभी कभी यह जो पूर्व वाला पद है वो विशेषण हो सकता है, विशेषण हो सकता है, और ये जो है वो विशेष्य हो सकता है। चलिए, ये पहला। और कह रहा है दूसरा कंडीशन क्या है? कभी कभी पूर्व पद उपमान हो सकता है, उपमान हो सकता है, और उत्तर पद जो होता है वो उपमेय होता है, कभी कभी उपमेय हो। तीसरा क्या है? कभी कभी दोनों पद ही विशेषण हो सकते हैं, ये भी विशेषण और ये भी विशेषण। तो ये तीन कंडीशन है कि जब कभी कभी ऐसे होते हैं, और यहाँ पे भी कर्मधारय समास होता है। एग्जाम्पल्स क्या है? नीलम उत्पलम। यहाँ देखिए, पहला नीलम जो है वो विशेषण है, उत्पल विशेष्य है, विशेष विशेषण जैसा हो गया। घन इव श्यामः, अब यहाँ क्या हो गया? घन इव के द्वारा आप उपमान समा दिखा रहे अलंकार, उपमा अलंकार, तो उपमान और उपमेय हो गए। घन इव श्यामः, तो उपमान हो गया और उपमेय हो गया। इस प्रकार से हमने देख लिया। और यहाँ देखिए, रक्त भी विशेषण है और पीत भी विशेषण है, तो तीनों कंडीशन आपको देख गया। ये पहला वाला कंडीशन, ये दूसरा वाला कंडीशन, और ये तीसरा वाला कंडीशन। चलिए आगे देखते हैं। द्विगु समास कह रहा है, जब कर्मधारय समास का, हाँ, कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। वो जो कर्मधारय समास था, उसी समास का अगर पहला जो पद है, पूर्व पद, ये और ये, तो ये जो पूर्व पद है अगर ये संख्यावाची है, संख्या, तो अगर ये संख्यावाची है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो संख्यावाची द्विगु। अब देखिए, जैसे सप्तानाम, ये सप्त क्या है? संख्या है। सप्तदिनम, सप्तानाम समाहारः, सप्तानाम दिनानाम समाहारः सप्तदिनम। पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। ये त्रिलोकी क्यों दिखाया जा रहा है भाई? कि कह रहा है कि कहीं कहीं यह स्त्रीलिंग में भी होता है। अकारांतोत्तर पदवाच्यो द्विगुः स्त्रियामिष्टः, वो नियम है कि अकारांत कुछ होता है, छोड़िए हमें उससे मतलब नहीं है। ये भी मिल सकता है, स्त्रीलिंग में भी मिल सकता है, और आपको नपुंसक लिंग में भी मिल सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं भाई। अगला है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की अगर परिभाषा देखी जाए तो प्रायेण, अब ये देखिए, उभय पदार्थ प्रधान, उभय पदार्थ प्रधान, दोनों पदार्थ होते हैं ना, उभय पदार्थ प्रधान है, दोनों पदों का अर्थ जो होता है वो दोनों ही प्रधान होते हैं। जैसे दो पद हो गए और इनका कोई अर्थ है, और ये दोनों ही अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो चीज होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। अब कह रहा है, जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है। जैसे आप विग्रह बनाएंगे ना, तो बार बार विग्रह वाक्य में
च, यह जो समुच्चय बोधक अव्यय है प्रयोग होता है। तो आप देखे होंगे रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, ठीक है। अब देखिए, और जितने पद आते हैं ना उनके हिसाब से लिंग निर्धारण होगा और वचन निर्धारण। जैसे 2 ही पद हैं तो द्विवचन, 2 से अधिक आ गए, 3 या 3 से अधिक आ गए तो क्या होगा, बहुवचन का प्रयोग होता है। तो वहां कोई विशेषता नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब ये जो है द्वंद्व, ये द्वंद्व भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है इतरेतर द्वंद्व और एक होता है समाहार द्वंद्व। ये क्या है भाई, इन्हें भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। एक होता है इतरेतर द्वंद्व और एक होता है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है कि जब 2 पद हैं और दोनों अलग अलग अर्थों वाले होते हैं तो वो इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। जैसे पार्वती है और परमेश्वर है, इन दोनों का अलग अलग अर्थ है, ये दोनों अपने अलग अलग जगह पर स्टैंड करते हैं। तो वो क्या है भाई, अब यहाँ जो बना है पार्वती परमेश्वर, ये इतरेतर द्वंद्व का है। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, समाहार द्वंद्व में कहा जाता है कि वस्तु वहां अर्थ से ज्यादा महत्ता नहीं है, इन सभी का संग्रह दिखा कि ये भी है ये भी है। जैसे मेरे हाथ में अब कहा जाए घड़ी भी है, ये भी है, ये पेन भी है, सब कुछ है, तो क्या हो गया, यहाँ संग्रह दिखाया जा रहा है, तो वो समाहार द्वंद्व होता है। वही कह रहे हैं जहां अनेक वस्तुओं या वस्तु का संग्रह दिखाया जाता है अर्थात समूह की प्रधानता रहती है, वहां समाहार द्वंद्व होता है। देखिए इतरेतर द्वंद्व में क्या था, इतर इतर का एक एक का अपनी प्रधानता है। पार्वती भी उतनी ही प्रधान है जितने परमेश्वर पद। ये दोनों पद जो है वो उन दोनों की अपनी अपनी प्रधानता है, वो इतरेतर द्वंद्व है। और जो समाहार द्वंद्व होता है वहां समूह की प्रधानता होती है, ग्रुप की प्रधानता है, एक एक के अपने में इंडिविजुअल्स कोई भी प्रधान नहीं है। तो वो हो गया। जैसे आहारश्च निद्राच भयंच इति एतेषाम आहार निद्रा भयम, इसलिए देखिएगा ये प्रधान होने के कारण इनके द्विवचन बहुवचन में भी रूप दिखेंगे। यहाँ द्विवचन है, यहाँ बहुवचन है। यहाँ आपको सामान्यतः नपुंसकलिंग में दिखाई दे रहा है। समाहारः निद्रा पाणी च पादं च पाणिपादम यवाश्च चणकाश्च यवचणकम। चले अगला समास है बहुव्रीहि समास। ये बहुत ही इजी समास है और हम हमेशा प्रयोग में लाते हैं। ये कैसे है भाई, बात वहीं से शुरू होगी, अन्य पदार्थ प्रधान। अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि। बहुव्रीहि जो होता है वो अन्य पद का प्रधान होता है। अन्य पद क्या है भाई, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, और इन दोनों से हट करके एक अन्य पद है। तो यहां ना ही पूर्व पदार्थ प्रधान है और ना ही ये भी प्रधान है। प्रधान क्या है, कुछ अन्य विग्रह वाक्य है। ये जो विग्रह वाक्य बनता है ये आपस में इनका कोई मतलब नहीं होता, ये दोनों मिलकर के किसी अन्य को दिखा रहे हैं, वो क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। और ये जो है वो सामान्यतः आप इसके विग्रह वाक्य में देखेंगे तो यस्य और उसके बाद सह भी आ सकता है, सा भी आ सकता है या तत् भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि यह तीनों लिंगों में बन सकता है। ठीक है, तो यह विशेषण के रूप में आ सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दश आननानि यस्य सह दशाननः। 10 आनन है जिसके, अब देखिए 10 और आनन इन दोनों पदों में यहाँ कोई प्रधान नहीं है। प्रधान क्या है, रावण, कोई अन्य ही यहाँ पे प्रधान हो रहा है। 10 आनन है, 10 मुख है जिसके, 10 मुख। 6 आनन है जिसके, किसके भाई, अन्य किसी के, वो क्या हो गया, षडानन। ऐसे ही पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः।
पीत है अंबर जिसका, तो किसका, तो कोई अन्य है भाई, वो कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके कृष्ण। ऐसे कह रहे चत्वारि मुखानि यस्य, 4 मुख हैं जिसके, किसके, किसी अन्य के, ब्रह्मा के। तो जो ये चार प्रधान रहा ना, मुख प्रधान रहा, प्रधान कौन हो गया भाई, ब्रह्मा। ये दोनों जाकर के अर्थ अपना दिखाने लगे ब्रह्मा को, तो इन दोनों की प्रधानता नहीं। ऐसे ही चक्रम पाणौ यस्य, चक्रम, चक्र है, पाणौ हाथ में जिसके, किसके, विष्णु के। तो न चक्र की प्रधानता रही, न चक्र के अर्थ की, ना ही विष्णु, ना ही यहाँ पाणी की, हाथ की, और ना ही हाथ के अर्थ की। प्रधान कौन हो गया, विष्णु। तो चक्र पाणी ही, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर ओके, फिर आज की क्लास में इतना ही। आज हमने समास परिचय देख लिया है। अगर आपको प्रत्येक समास को अच्छे से अलग अलग करके पढ़ना है, इंडिविजुअली एक एक समास पे अगर आपको पार्ट चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप बताएंगे तो क्लासेस जरूर आती है। आपको पता है कि ये सारी क्लासेस आपके कहने पर ही आती हैं, इसलिए क्लास को देखिए, अंत तक देखिए और बताइए कि आप इसको और भी, क्या कहते हैं, और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, और भी ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं। अगर हाँ तो कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।